हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज की हमारी क्लास आपकी बीए पार्ट 3 की क्लास है। आज का हमारा प्रश्न पत्र है द्वितीय, जिसका नाम है उपसमाजशास्त्रों का परिचय। इसका हम पहला टॉपिक यहाँ ले रहे हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है वैश्वीकरण का समाजशास्त्र। अब वैश्वीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण का समाजशास्त्र क्या होता है, ये आज हम अपने टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो वैश्वीकरण के समाजशास्त्र का अर्थ है संसार के विभिन्न समाजों में सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों की व्यवस्था में भी एक स्पष्ट परिवर्तन आने लगा है। एक सतही स्तर पर परिवर्तन की इसी प्रक्रिया का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम वैश्वीकरण का समाजशास्त्र कहते हैं। इस आधार पर वैश्वीकरण के समाजशास्त्र को अनेक समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के अंतर्गत विकसित होने वाली ज्ञान की सबसे नई शाखा के रूप में स्पष्ट किया है। वैश्वीकरण का समाजशास्त्र ज्ञान की वह नई शाखा है जिसके अंतर्गत वैश्वीकरण के विभिन्न पक्षों का अध्ययन उनके प्रभावों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। वैश्वीकरण के समाजशास्त्र में अध्ययन का दृष्टिकोण किसी विशेष समाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विश्व परिदृश्य के संदर्भ में आर्थिक एकीकरण, सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रसार तथा विभिन्न देशों के मध्य स्थानीय दूरियों में होने वाली कमी में उत्पन्न सामाजिक व संस्थात्मक परिवर्तनों के अध्ययन से संबंधित है। वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की कुछ समाजशास्त्रियों ने परिभाषाएं भी दी हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला है मार्टिन एल्ब्रो। मार्टिन एल्ब्रो क्या कहते हैं इसके बारे में? वैश्वीकरण का समाजशास्त्र विभिन्न देशों के बीच बढ़ती हुई आर्थिक निर्भरता के विश्लेषण से संबंधित है, जिसने राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में पहले से विभिन्न संबंधों को विकसित करके विभिन्न राष्ट्र राज्यों के बीच की स्थानीय दूरी को कम किया है। अब हमारी दूसरी परिभाषा क्या है? एंथनी गिडन्स कहते हैं, अपनी पुस्तक द रनवे वर्ल्ड 1999 में उन्होंने बुक लिखी थी, उसमें ये स्पष्ट करते हैं कि विश्वव्यापी आधार पर आर्थिक तथा सामाजिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने वाली प्रक्रिया वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के इसी पक्ष के एकीकृत अध्ययन को वैश्वीकरण का समाजशास्त्र कहा जाता है। व्यावहारिक रूप से वैश्वीकरण का समाजशास्त्र विश्व व्यवस्था का इसकी गतिशील संरचना के परिवेश में किया जाने वाला अध्ययन है। चौथी परिभाषा है जर्नल ऑफ कॉन्टेम्पररी सोशियोलॉजी के सितंबर 1996 के अंक में वैश्वीकरण पर लिखी गई विभिन्न पुस्तकों की समीक्षा करते हुए कहा गया है कि सामान्य धारणाओं से भिन्न वैश्वीकरण का समाजशास्त्र आर्थिक, सांस्कृतिक, संस्थात्मक तथा सामाजिक स्तर पर संसार में विभिन्न समाजों के बीच मूल्यों व नीतियों के एकीकरण तथा उनकी समीक्षा से संबंधित अध्ययन है। अब वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? बौद्धिक स्तर पर वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की प्रकृति विभिन्न विचारकों के मध्य बहस का एक मुद्दा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया स्वयं में नई होने के साथ ही यह संक्रमण काल से भी गुजर रही है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, अतः अनेक विचारक इसे पूरी दुनिया की आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के एकीकरण के रूप में देखते हैं और सोचते हैं। वहीं कुछ विचारक इसे केवल अमेरिका व यूरोप के प्रभुत्व के रूप में स्पष्ट करते हुए इसे अमेरिकीकरण अथवा पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ही मानते हैं। डेविड हार्वे वैश्वीकरण की प्रकृति को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, पहला इन्होंने संप्रदाय दिया है संशयवादी संप्रदाय। इन्होंने 3 संप्रदाय दिए हैं, उनमें पहला है संशयवादी संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रतिपादकों में राल्फ डेहरेनडॉर्फ, पॉल हर्स्ट, ग्राहम थॉमसन तथा मैकग्रीव आदि मुख्य हैं। इनका विचार है कि संसार के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत लंबे समय से होता आया है। इस प्रकार वैश्वीकरण कोई नई प्रक्रिया नहीं है। पहले ये प्रक्रिया धीमी व कुछ ही देशों तक सीमित थी, जिसका क्षेत्र अब व्यापक होने लगा है। इस संप्रदाय के विचारकों का यह भी मानना है कि इस प्रक्रिया के नकारात्मक व प्रभाव अधिक पड़े हैं। व्यक्तिवादिता तथा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिला है। इस दृष्टिकोण से वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की प्रकृति को किसी वस्तुनिष्ठ आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा संप्रदाय डेविड हार्वे बताते हैं अति विश्ववादी संप्रदाय।
इस संप्रदाय के विचारक वैश्वीकरण को एक वास्तविक व सार्वभौमिक प्रक्रिया मानते हैं और इसे वर्तमान विश्व की एक प्रमुख आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं। केनिची ओहमा अपनी पुस्तक बॉर्डरलेस वर्ल्ड में लिखते हैं कि विभिन्न देशों की आर्थिक पारस्परिक निर्भरता से ही संपूर्ण विश्व में गुणात्मक विकास को प्रेरणा मिल सकती है। सांस्कृतिक क्षेत्र में यह प्रक्रिया इस अर्थ में उपयोगी है कि इसके फलस्वरूप व्यक्ति अपनी पहचान के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं। यह प्रक्रिया विविध देशों के मध्य विभाजन को कम करके एक वैश्विक भाईचारे को विकसित करने का आधार है। जब विविध देशों के मध्य पूंजी, श्रम, उपभोक्ता वस्तुओं, प्रौद्योगिकी, विचारों तथा ज्ञान का मुक्त संचरण होगा तो विभिन्न समाज संकीर्णता के घेरे से बाहर निकलकर एक वैश्विक चरित्र प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार यह संप्रदाय वैश्वीकरण को एक सकारात्मक प्रक्रिया के रूप में देखता है। तीसरा संप्रदाय है रूपांतरकारी संप्रदाय। यह संप्रदाय वह है जो मानता है कि वैश्वीकरण के प्रभाव सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के हैं। यह एक मध्यम वर्गीय संप्रदाय है। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं कैलनट। इन्होंने ये विचार दिया कि वैश्वीकरण को आर्थिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया न मानकर इसे एक ऐसी रूपांतरकारी प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट करना अधिक उचित है जिसके प्रभाव से विभिन्न समाजों की आर्थिक एवं संस्थात्मक संरचना में परिवर्तन हो रहे हैं। इनका तात्पर्य है कि वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की प्रकृति इस तरह की होनी चाहिए कि इसके अंतर्गत आर्थिक, वैचारिक, तकनीकी तथा सामाजिक स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य बढ़ते हुए संबंधों के प्रभावों को समझा जा सके। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो है वैश्वीकरण का जो समाजशास्त्र है उसकी प्रकृति, जिससे विभिन्न समाज विचारकों ने अपने अपने हिसाब से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो हमने डेविड हार्वे का 3 संप्रदायों का अध्ययन किया: संशयवादी संप्रदाय, अतिविश्ववादी संप्रदाय और रूपांतरकारी संप्रदाय। तो आज जो हमारा ये टॉपिक है इसको हम कल के वीडियो में जारी रखेंगे और इसकी प्रकृति को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।